स्वागत है बच्चों एन के क्लासेस में। और आज हम क्लास 10 जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमन किस तरह से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जरा यहाँ ध्यान दें। ये आपके पास उत्तल दर्पण है जिसमें ए बी वस्तु है। यहाँ से किरण गया और ये एफ बिंदु से होकर परावर्तित हो गया। ये किरण सी बिंदु से गया और सी बिंदु से ही परावर्तित हो गया। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें मानी हुई है, जैसे ए बी बराबर एम एन। ए बी क्या है? वस्तु। एम एन क्या है? ये द्वारक से एक डाला गया लंब है जो मुख्य अक्ष पर एन बिंदु पर आपतित हो रहा है, अर्थात ए बी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एम एन होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी हमने यू से डिफाइन किया है। अब देखिए इसमें जो है हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि पी बिंदु को हम रेफरेंस मान के चलते हैं। जैसे एक्स और वाई लाइन है, तो अगर हम इस साइड चलें तो ये आपका प्लस और इस साइड चलें तो माइनस। इसी तरह से अगर पी बिंदु के इस साइड चलते हैं तो प्लस मिलेंगे और इस साइड चलेंगे तो हम माइनस मिलेंगे। तो पी भी हमारे पास माइनस का यू हो गया और माइनस यू क्या है? ये वस्तु की दूरी है। इसी तरह से पी बी डैश क्या है? तो प्लस भी, ये प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पर प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये सब कुछ जो डायग्राम है ये हम ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हम इसका फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जितनी भी हमने दूरी नापनी है हम पी के रेस्पेक्ट में ही नापेंगे। और इसके बाद जब ये डायग्राम बन जाए तो उसमें हमें त्रिभुज लेना है। अब ये त्रिभुज देखिए कौन कौन सा लेते हैं। यहाँ देखिए ए बी और सी। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया और इसके समरूप त्रिभुज दूसरा ए डैश बी डैश सी होगा। ठीक है बच्चों, तो लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज लिया हमने ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसमें होगा क्या कि समांतर भुजाओं का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा, अर्थात ए बी यानी बड़े त्रिभुज में क्या कौन सी भुजा ली हमने? ए बी। तो छोटे त्रिभुज में हमें कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी? ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे इस बड़े त्रिभुज में हमने ए बी लिया अपॉन छोटे त्रिभुज से हमने ए डैश बी डैश लिया। ये किसके बराबर होगा? तो बड़े त्रिभुज की जो भुजा है नीचे वाली बी सी, तो हमने यहाँ पे बी सी लिया, बी सी। और छोटे त्रिभुज की जो नीचे वाली भुजा है कौन सी है? बी डैश सी, तो हमने यहाँ पे बी डैश सी लिया। इस प्रकार से ये समीकरण एक बन गया। ठीक है, अब हम सेकंड त्रिभुज में देखेंगे। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो देखिए दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी? तो हमने एक त्रिभुज लेना है एम एन एफ। ये त्रिभुज दिखा जो रेड कलर से बना हुआ है, एम एन एफ। और इसके संगत दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा? तो ए डैश बी डैश एफ, यानी हमें एफ के ही उसमें लेना है, एम एन एफ और फिर ए डैश बी डैश एफ। तो इसमें देखिए हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज एम एन एफ। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों है। तो देखिए ये भी समरूप त्रिभुज है दोनों, तो इसमें भी हम यही फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? देखिए एम एन, बड़े त्रिभुज में एम एन एक भुजा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? एम एन। ठीक, अब दूसरे त्रिभुज जो छोटा सा त्रिभुज है इसके संगत भुजा कौन सी है? तो ए डैश बी डैश। तो बटे में क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश। फिर बराबर, अब दूसरी भुजा लीजिए नीचे वाली एन एफ, जो बड़े त्रिभुज में है वो है एन एफ। तो हमने यहाँ पे एन एफ लिया और डिवाइडेड बाय यानी बटे में क्या लेना है हमें? इसके संगत
जो दूसरे त्रिभुज में भुजा आती है वो है बी डैश एफ, तो हमने यहाँ पर बी डैश एफ लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए जो एम एन है वो किसके इक्वल है, ए बी के। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल। तो यहाँ से जो लाइन जा रही है ये एम और यहाँ से जो लाइन जा रही है वो एन, यानी ए बी बराबर किसके हो गया, एम एन। तो हमने यहाँ पे पहले भी लिखा है ए बी बराबर है किसके, एम एन। तो जहाँ पर एम एन आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए बी। तो मैं यहाँ पर एम एन के स्थान पर ए बी लिखता हूँ और बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ और बी डैश एफ। ठीक है, और ये आया कहाँ से, तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, एम एन के, इसलिए हमने एम एन के स्थान पर ए बी रखा। अब ये इक्वेशन नंबर बन गया आपका 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगा। तो हमें करना क्या है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या करा कि भाई लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगा, इसलिए जो राइट साइड का मान है उसे हम बराबर रखेंगे बी सी अपॉन बी डैश सी। ये बराबर होगा किसके, तो एन एफ अपॉन बी डैश एफ। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए ये जो एन एफ है ना, इसमें भी वही कंडीशन लागू होगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था जब हम इसका अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निकाल रहे थे। यानी द्वारक जितना छोटा होगा, है ना, देखिए ये एम है और ये एन है। अगर मैं द्वारक छोटा कर दूं, एम पॉइंट को यहाँ पर लाऊं, तो जाहिर सी बात है ये एन पॉइंट भी यहाँ पर आएगा। यानी जितना द्वारक छोटा होगा एन पॉइंट वहीं नजदीक आता चला जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, एक कंडीशन मान लेते हैं क्या, कि जो द्वारक है, द्वारक जो दर्पण का ये द्वारक है, ये है अत्यधिक छोटा होने के कारण, अत्यधिक कम कह सकते हो, कम होने के कारण क्या होगा, ये जो एन बिंदु है, जैसे एन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी जितना कम होगा वो वहीं बिल्कुल नजदीक आता चला जाएगा दर्पण के पी बिंदु के पास। तो हम इतना छोटा मान लेते हैं कि ये जो एन बिंदु है वो सीधा पी के ऊपर आ जाए, यानी पी के संपाती हो जाए। तो द्वारक अत्यधिक कम होने के कारण जो एन बिंदु है, एन बिंदु पी के संपाती होगा। संपाती का मतलब है कि एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु आना, तो जितना छोटा होगा एन बिंदु उतना ही इसके नजदीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन रख दिया। अब जहां पर एन आ रहा है उसको हम पी के तुल्य ही मानेंगे, यानी जो दूरी है आपकी एन एफ वो इक्वल हो जाएगी किसके, पी एफ के। ठीक है बच्चों, तो जहां पर एन एफ है वहां पर हम क्या रखेंगे, पी एफ। तो अब जो इक्वेशन बना हमारे पास, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ और अपॉन बी डैश एफ। अब जो वर्क करना है हमें इस इक्वेशन पे करना है। तो अब क्या करना है, जितनी भी दूरी दी हुई है बी सी, बी डैश सी या बी डैश एफ, इस सभी दूरियों को हम पी बिंदु के रेस्पेक्ट में मेजर कर कर जो भी इसका मान आए वो हमें रखना है। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा रफ करना होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब जो ये इक्वेशन आया है, अब इसमें हम मान पुट करेंगे। तो BC है, अब देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC
यानी बी बिंदु से लेकर सी बिंदु तक। अब पी की रेस्पेक्ट में लिखना है तो हम एक काम कर सकते हैं, जो बी सी है वो मेरा इक्वल हो जाएगा बी पी और प्लस पी सी के। तो हम बी सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी पी और प्लस पी सी, है ना। ये आपका बी से सी तक की दूरी आ गई। यानी इस चीज को हमने पी के रेस्पेक्ट में ये लिख दिया, बी पी की जगह आप पी बी करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में नापा जा रहा है। ठीक, तो पी से इधर गए तो पी बी हो गया, और पी से इधर जाएंगे तो पी सी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बी सी आ जाएगा। इसके बाद बटे में क्या है, बी डैश सी। अब बी डैश सी देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा बी डैश सी। अब इस बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी सी और माइनस पी बी डैश, है ना। यानी अधिक में से ये थोड़ा सा कम कर दो तो बी सी निकल आएगा। तो क्या हो गया, पी सी में से हमें माइनस करना पड़ेगा पी बी डैश, तो आपको क्या प्राप्त होगा, बी डैश सी। ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। बराबर, अब ये तो P पहले से है, इसको ऐसे जैसे रहने दीजिए, पी एफ अपॉन, अब यहाँ पर देखिए बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ कहाँ है, ये रहा बी डैश एफ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, तो हमने यहाँ पे पी एफ लिखा। माइनस करना होगा, पी एफ में से माइनस करना होगा क्या, पी बी डैश, क्या पी बी डैश, हमें क्या निकालना था, बी डैश एफ। तो बी डैश एफ निकलेगा कैसे, जब हम पी एफ में से पी बी डैश माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पी बी डैश। ठीक है बच्चों, यानी सभी दूरियों को हमने पी के रेस्पेक्ट में मेजर करके यहाँ पर रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है जो भी हमने इसमें माना है यू वी एफ और आर के रेस्पेक्ट में। तो चलिए पी बी का मान रखते हैं, जैसे पी बी है तो पी बी का मान क्या है, माइनस यू, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। पी सी का मान कितना है, प्लस आर, तो हम यहाँ पे आर रख सकते हैं। बटे में फिर पी सी आ गया तो इसकी जगह फिर आप आर रख दीजिए, माइनस है माइनस लगा दो। पी बी डैश का मान है वी, तो हम यहाँ पे वी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पी एफ क्या आया, तो प्लस का एफ लगा दिया, डिवाइडेड बाय पी एफ, फिर से एफ हो गया, और प्लस है प्लस लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है पी बी डैश कितना है, तो प्लस का वी है, पी बी डैश प्लस का वी आया, तो वी लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे पहले आप आर को हटा दीजिए। आर कैसे हटेगा, तो देखिए हमने एक छोटा सा फार्मूला पहले भी पढ़ा था, चलिए यही बता देता हूँ। जो आपका एफ होता है वो हमेशा, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, आर बाय 2 होता है। आर का आधा आपका फोकस दूरी होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो हम आर की जगह क्या रखेंगे, 2f। तो आइए माइनस यू, और ये प्लस का आर की जगह हमने रख दिया 2f, फिर आर की जगह हम रखेंगे 2f और माइनस का v। इसके बाद ये आपका हो गया f, और ये हो जाएगा आपका f माइनस v। ठीक, शुरू में अगर प्लस आता है तो आप उसे ना भी लिखें तो भी वो मान प्लस का ही होता है। चलिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है आपका माइनस का u। ठीक, ये माइनस का u है। अब एक एक करके इनकी गुणा इसमें करते चले जाइए, तो माइनस का u की गुणा f के साथ हुआ तो क्या आया, माइनस का u f। फिर माइनस u की गुणा माइनस v के साथ हुआ तो क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा आपका u और इंटू v। इसके बाद अब 2f की गुणा कीजिए, तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2f की गुणा माइनस के v के साथ कीजिए, तो पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये हो जाएगा 2f v। ठीक है बच्चों, अब f की गुणा इसमें कीजिए, बराबर का निशान लगा दिया। अब f की गुणा इसमें होगा, तो पहले f की गुणा 2f के साथ हुआ तो ये हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर, और फिर f की गुणा माइनस के v के साथ होगा,
तो ये हो जाएगा माइनस का एफ इंटू वी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए जो राशि सेम है दोनों साइड में वो आपस में कट जाएंगे। तो 2f² इधर भी है प्लस का, 2f² इधर भी प्लस का, तो इसको हम यहीं से यहीं समाप्त कर देते हैं। अब क्या बचा, जो बचा उसे लिख लीजिए। तो माइनस का uf बचा है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है माइनस का uf हो गया, इसके बाद प्लस का uv हो गया। अब देखिए ये जो माइनस का 2fv है ये इधर चला गया प्लस में और यहाँ क्या था माइनस में, तो ये जाके इसमें घट गया, तो क्या बचेगा प्लस का fv बचेगा। तो हम यहाँ पर fv लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये माइनस था यहाँ जाके प्लस हो गया और ये पहले से माइनस का, तो प्लस 2fv में से एक fv माइनस हो गया, तो एक fv प्लस का ही बचेगा। इसके बाद क्या करना है, अब इस इक्वेशन को हम भाग देते थे, इससे हम भाग देंगे u v f से भाग देने पर। ठीक है, तो हम इसे पूरी इक्वेशन को u v f से भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या आता है, इसे मैं यहां से रख कर देता हूं। चलिए इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस का क्या है बेटा u f और हमने इसको डिवाइड कर दिया u v f से, तो u v f इसके बटे में आ गया। ठीक इसी तरह से जो प्लस में है u v, ये हमारे पास था u v, अब इस पर भी हमने डिवाइड कर दिया u v f से। फिर इसके बाद क्या आया बराबर f v, यहाँ से क्या हो जाएगा बटे में u v f। अब देखिए किससे क्या कटता है, u से u साफ, f से f कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया। अब जो बचा उसे आप लिख लीजिए। क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा माइनस का 1/v, यहाँ क्या बचा प्लस का 1/f और फिर बराबर में यहाँ क्या बचा तो 1/u। अब ये जो माइनस का है इसे उठा के इधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/, अब ये इधर जाके प्लस हो गया तो 1/v और प्लस 1/u। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए आपने जो पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र निकाला था वो भी यही आया और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र भी यही आया। ठीक, तो आप इसे नोट कर लें, यही फॉर्मूला होता है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो फोकस दूरी का फॉर्मूला हमेशा यही होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए और कल फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे हम। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।